आज के हम इस लेक्चर में आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो मेन टॉपिक है चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा चैप्टर चल रहा है। तो कूलम्स लॉ इसके अंदर एक टॉपिक आता है, बड़ा ही शानदार टॉपिक है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर 90% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन निकालता है, एक क्वेश्चन पक्का देता है वो कूलम्स लॉ के ऊपर। कूलम्स लॉ है क्या, इसमें क्या आने वाला है, क्या मतलब है कूलम्स लॉ, तो आज हम इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कूलम, एक कूलम नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया कि व्हेन वी प्लेस टू चार्ज्ड बॉडी, आइदर बोथ द बॉडीज कैन बी पॉजिटिवली, कैन बी नेगेटिवली, वन पॉजिटिवली अनदर इज नेगेटिवली। जब भी दो चार्ज बॉडीज को हम एक पोजीशन के ऊपर सेपरेट करके, व्हेन वी प्लेस टू चार्ज बॉडीज एट सम डिस्टेंस अपार्ट, जब हम दो चार्ज बॉडीज को कुछ डिस्टेंस की दूरी पर जब हम क्या करते हैं, वहां रखते हैं, तो वो आपस में दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती, दे एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर। कब, जब वो दोनों की दोनों बॉडीज चार्ज होंगी। सपोज करो मार्कर ए है, मार्कर बी है, दोनों न्यूट्रल है, अभी इतनी डिस्टेंस, इतने गैप पे पड़े हैं, तो ये मार्कर और ये मार्कर, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन शो नहीं करेंगे, कोई फोर्स शो नहीं करेंगे, जैसे कि जैसे हैं, जो कि त्यों हैं वहीं के वहीं रहेंगे, इनके बीच की सेपरेशन चेंज नहीं होगी, ना ये ऐसे जाएंगे ना ये ऐसे आएंगे। कब, जब तक दोनों बॉडीज न्यूट्रल है। वंस बोथ द बॉडीज बिकम्स चार्ज, अगर दोनों बॉडीज पर चार्ज आ गया तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात, देखो क्या। सपोज करो इस मार्कर ए पे पॉजिटिव चार्ज है, इस मार्कर बी पर भी पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही इस मार्कर ए की बगल में, सपोज करो अभी आपके पास पॉजिटिव चार्ज का कोई एक मार्कर है, और इससे कुछ डिस्टेंस पर अगर इस जैसे ही चार्ज की कोई बॉडी आती है, तो ये यहाँ पर एज इट इज टिक के नहीं रह सकता, मैं वो रह सकता। तो ये दोनों की दोनों चार्ज बॉडीज के बीच का ये गैप था इतना, ये मार्कर इसको बोलेगा तो इधर जा, ये कहेगा तो इधर जा, तो मेरे जो हाथ हैं दोनों वो ऐसे होंगे, मतलब ये दोनों मार्कर्स एक दूसरे पर बच्चों फोर्स लगा रहे हैं, दे एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हियर ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और वही फोर्स हमारे साइंटिस्ट कूलम सर निकालने की बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने कैलकुलेशंस की, और काफी सारी कैलकुलेशंस और एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक मैथमेटिकल फ्रेम पर आप हमसे एक मैथमेटिकल मॉडल बना दिया। जब भी दो चार्ज बॉडीज को आप इस डिस्टेंस पर छोड़ोगे तो फोर्स लगाएंगे, और फोर्स क्या होगी, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो मेरे हाथ ऐसे 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 ही चलेंगे। तो जैसी दो चार्ज बॉडीज को आप किसी डिस्टेंस पर सेपरेट करके छोड़ते हो, तो उनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होती है, और उनके कम ज़्यादा होने से ही फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कम ज़्यादा होता है। अगर इनकी बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, इनकी बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो जो फोर्स है वो कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम हो तो इनके ऊपर लगने वाली जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा होगा। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट कूलम्स लॉ। क्या कहता है कूलम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट कूलम, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अनुसार टू पॉइंट चार्जेस, एक बड़ी ही खास बात है बच्चों कूलम्स लॉ में। जो आपका कूलम्स लॉ है वो केवल और केवल एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज पे, लिमिटेशन है, ये राइट डाउन कर सकते हो अलग से कि कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज इज दैट चार्ज व्हिच हैव नेग्लिजिबल डायमेंशन, जिसकी ना के बराबर डायमेंशन होती है। सारा का सारा चार्ज हम एक पॉइंट पर मान के हम इस पूरे कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की,
इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी बड़े शेप की साइज की बॉडी होगी जिस पर पूरा फैला हुआ चार्ज होगा उसके ऊपर कूलम्ब्स लॉ हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते, उसके ऊपर कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते। कूलम्ब्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर ए डेफिनेट साइज एंड शेप। क्यों? अगर आप कूलम्ब्स लॉ अगर एक डेफिनेट डायमेंशन की बॉडी पर जब आप लगाओगे तो उस पूरी बॉडी का जो चार्ज है उसके डिफरेंट शेप की वजह से वेरी करेगा, और दो डिफरेंट शेप की बॉडीज को जब आप पास या दूर करोगे तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज कम ज्यादा होंगी। लेकिन हमें ऐसा रिजल्ट चाहिए जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और जो रिजल्ट्स आए वो यूनिफॉर्म आए, तो ऐसा एप्लीकेबल हमें पॉइंट चार्ज मान के ही करना पड़ता है। जो रिजल्ट्स आते हैं वो पॉइंट चार्ज से ही आते हैं। तो दैट्स व्हाई कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इसको मैं अलग से राइट डाउन भी करवाऊंगा, लिमिटेशन बताऊंगा। कूलम्ब्स लॉ सिर्फ जो है वो पॉइंट चार्ज पर ही एप्लीकेबल है, बड़े साइज की बॉडीज पर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय some distance are exert a force, ये दोनों की दोनों बॉडीज यू कैन सी ऑन योर बोर्ड, दो चार्ज बॉडीज हैं Q1 Q2, इन दोनों पर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों पर चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव हो सकता है। तो हमें डेरिवेशन करने के लिए हमने वी कंसीडर बोथ द बॉडीज एज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर जब भी दो चार्ज बॉडीज को आप आर डिस्टेंस अपार्ट छोड़ोगे तो वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। वो कितनी लगाएंगे? तो आफ्टर ए कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट्स एंड कैलकुलेशन साइंटिस्ट कूलम्ब्स रीच्ड टू द कंक्लूजन दैट, वो क्या कंक्लूजन था कि जब भी दो बॉडीज चार्ज होंगी या आर डिस्टेंस पर होंगी वो एक फोर्स लगाएंगी, फोर्स ऑन ईच अदर व्हिच इज directly proportional to the product of their charges, the product of their charges। उन चार्जेस पर जो इतना मैग्नीट्यूड है, इन चार्जेस पर, दोनों चार्जेस पर जो भी मैग्नीट्यूड है उनकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो फोर्स। Product of their magnitude of charges and inversely proportional to, डायरेक्टली में तो उन दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड की होगी फोर्स, और इनवर्सली में इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली होगी। और इस दुनिया में चाहे आपका ग्रेविटेशनल लॉ, चाहे आपका कूलम्ब्स लॉ, जितने भी लॉज बने हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं हमारे, हम कह सकते हैं मुंह उठा के सीधा रख देते हैं, कोई भी चीज डिस्टेंस के साथ कम होती जाएगी, कम करोगे डिस्टेंस तो वो चीज बढ़ती जाएगी। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है यहाँ पर हमारा कूलम्ब्स लॉ, आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, तो ये था इसका कूलम्ब्स लॉ का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ कि क्या था हमारा कूलम्ब्स लॉ का। क्योंकि कूलम्ब्स जो साइंटिस्ट कूलम था उसने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद
एक मेन नतीजे पर पहुंचा, एक मेन कंक्लूजन पर पहुंचा। तो उसने क्या बोला, तो बच्चों उसने बोला कि जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो टेक एज फर्स्ट इक्वेशन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो लो ना इनवर्स स्क्वायर लो, इनवर्स स्क्वायर लो, ये लो तो आप मुंह उठा के सीधा देना कोई भी लो फिजिक्स के अंदर आपका कूलम्ब्स लॉ है, ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल में वहां ये था F is directly proportional to m1 m2 inversely proportional to mass। इस दुनिया में कोई भी दो मास बॉडीज इन दिस यूनिवर्स, two mass bodies attract each other with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। Likewise here it is also same, it is inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा q1 q2 by mass। और फिजिक्स में जब भी इस साइन को हटाते हैं तो इसकी जगह हमें कोई चीज रखनी है, और वो जो चीज आएगी वो कांस्टेंट आएगी जो इस साइन को रिप्लेस करेगी, जिसको बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी है। तो आफ्टर रिमूविंग दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वी गेट ए कांस्टेंट इन द प्लेस ऑफ दिस f a q1 q2 by, and this is your required Coulomb's law in scalar form। तो बच्चों ये जो था ये आपका Coulomb's law था स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म कहने का मतलब which have only magnitude but carries no direction, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, कहीं भी आपको इसके ऊपर कोई तीर का निशान नहीं आ रहा, वेक्टर का निशान नहीं आ रहा, इट मीन दिस फॉर्मूला इज इन स्केलर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस k? तो बच्चों ये जो k होता है इसको हम बोलते हैं आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट है ये इस प्रोपोर्शनैलिटी का, राइट डाउन कर सकते हो। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इन SI सिस्टम ऑफ, तो इन SI बच्चों SI में k की जो वैल्यू आप लेके चलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिंबल? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ये नीचे से है जैसे जो डमरू सा बना हुआ है ऐसे इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है, क्या बोलते हैं हम इस एप्सिलॉन नॉट को? तो इस एप्सिलॉन नॉट को जो हम बोलते हैं बच्चों को बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ये हमें ये बताता है कि ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी नाम से क्लियर है, परमिट करे किसी चीज को आने दे। जैसे आपने देखा होगा एग्जांपल के तौर पर हरियाणा सरकार का एक ट्रक है गुड्स के लिए सामान से भरा हुआ है, उसको अगर दूसरे स्टेट में जाना है तो उसको परमिट लेना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो एप्सिलॉन नॉट है वो हमें ये बताता है कि ये जो चार्ज बॉडीज हैं ये किसी मीडियम के अंदर जब इनको हम रखते हैं तो उसमें से ये चार्ज जब हम किसी भी चार्ज को एक जगह रखते हैं, चार्ज एक जगह अगर कहीं पड़ा है तो वो अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालता है जो आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों के दोनों चार्ज बॉडीज उस मीडियम के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट कर सकती हैं, उसके अंदर परमिट है, उनके पास क्या परमिट है, तो वो क्वांटिटी डिनोट करता है यहाँ कौन सा फैक्टर, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो बच्चों बात करते हैं यहाँ एब्सोल्यूट का क्या मतलब है। तो एब्सोल्यूट का जो मतलब है बच्चों वो राइट डाउन कर सकते हो, इन दोनों के बीच में जो मीडियम होगा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी
इनके बीच में हमने दोनों चार्जेस को r डिस्टेंस पर जहां सेपरेट करके जोड़ा है, इनके बीच में जो मीडियम है, एक्चुअली वो मीडियम जो है इनके बच्चों, वो आपका हवा हो सकती है, एयर हो सकता है, फ्री स्पेस में खाली जगह हो सकती है, और वैक्यूम हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इज वैलिड फॉर द मीडियम एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम। आइदर ऑफ दिस कैन बी, यहां पर इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा एप्सिलॉन नॉट का कॉन्सेप्ट। अब इस a की वैल्यू जो है हमारी पॉइंट्स के टर्म में क्या होगी, वैल्यू क्या होगी इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन की, तो आप इसकी वैल्यू याद। तो बच्चों जो कूलम्ब्स लॉ का जो स्केलर फॉर्म में जो हमारा रिजल्ट आया है वो आया है F = K Q1 Q2/R²। इस K को हमने आफ्टर रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम यहां लेके आए हैं। इस K की SI में जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल हैव टू बी रिमेंबर दैट जो वैल्यू है वो आपकी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब्स। ये वैल्यू आप याद रख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायरेक्ट ये याद करनी है जब आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं कूलम्ब्स लॉ। इसको एप्सिलॉन नॉट को आप जानते हो क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब अगर एक नंबर पे क्वेश्चन पूछूं, एग्जामिनर कई बार इस एप्सिलॉन नॉट के ऊपर एक नंबर पे क्वेश्चन पूछ देता है, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस एप्सिलॉन नॉट, तो जल्दी से मेरे साथ डायमेंशनल फार्मूला जो है निकालने की कोशिश कीजिए। तो हमें सबसे पहले अगर इसके ऐसा यूनिट पता चल जाए तो हमारे लिए डायमेंशनल फार्मूला निकालना इजी हो जाएगा, क्योंकि जिसकी यूनिट होती है उसकी डायमेंशन होती है। तो जिसको निकालना होता है बच्चों उसको एक साइड, बाकी कलम को एक साइड। तो हमारे पास जो फार्मूला होगा, अब अगर मैं इस 1/4 पाई एप्सिलॉन को यहाँ रख दूं k की जगह, तो मेरे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। तो जिसको निकालना उसको एक साइड, बाकी टर्म को एक साइड। तो फार्मूला बन गया F(R²/Q1 Q2)। इसकी यूनिट क्या जानते हैं, क्या होती है इसकी यूनिट, सॉरी जो जिसको हमें निकालना हो उसको एक साइड, तो हम एप्सिलॉन को उधर लेके F को नीचे लेके आएंगे, Q1 Q2 तो वही, तो Q1 Q2/F। चार्ज की ऐसी यूनिट आप जानते हैं, कूलम्ब, दो चार्ज है तो कूलम्ब का स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास ऐसा यूनिट है, डायमेंशनल फार्मूला हम आसानी से यहां निकाल सकते हैं। तो क्या होता है बच्चों, अच्छा करंट में, चार्ज में और टाइम में आप रिलेशन जानते हो क्या होती है, I = Q/T। तो यहां से जो Q का फार्मूला आया ID, करंट को हम मापते हैं एम्पियर में, टाइम को सेकंड में। तो ये था हमारा डायमेंशनल फार्मूला। तो कूलम्ब का स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा A², न्यूटन का फार्मूला फोर्स का फार्मूला क्या होता है, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या हो गया m(L_t−2 L²), तो m1 ऊपर जाएगा m-1, L3 ऊपर जाएगा L-3, t की -2 पर जाकर t की +2, t की 2 पर पहले से ही t की पावर 4। तो फॉर्मूला हो गया हमारा m-1 L-3 t4 a2। तो बच्चों जल्दी से अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, एक नंबर के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ लेता। ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस में भी आपके पास होगा, -1 की जगह -2 कर देगा, इनमें से कोई भी सीक्वेंस जो है वो बिगाड़ देगा। आप में से ये जो है चारों में से आपको बढ़िया जो है करेक्ट सेलेक्ट करनी है कि इनमें से कौन सी होगी। एक नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको राइट डाउन कर लीजिए कूलम्ब्स लॉ। तो बच्चों ये जो A है, ये जो A है बच्चों, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, मीडियम, कि जो दो चार्ज आपने लिए हैं उनके बीच में क्या मीडियम है, इन दो चार्ज को आपने किस मीडियम में रखा है।
एयर में रखा है, वाटर में रखा है, ऑयल में रखा है। तो जब ये दोनों चार्ज वैक्यूम में थी, एयर में थी, तो दोनों एक दूसरे पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहे होंगे। वो फोर्स ये है, जैसे ही दो चार्ज को आप एयर से वाटर में, इस दो चार्ज के सिस्टम को वाटर के अंदर डिप कर देते हो, क्या ये दोनों चार्ज उतनी फोर्स लगाएंगे वाटर में जितनी ये वैक्यूम में लगा रहे थे? नहीं, फोर्स का मैग्नीट्यूड वहां चेंज होगा, वहां कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है इनके बीच में वो डिपेंड करती है इनके बीच में जो मीडियम है। तो अगले हम जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जब ये दोनों चार्जेस के सिस्टम को हम डिप कर देते हैं एक डायरेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, तो इनके बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा। तो